वीडियोस में हमने डोमेन, रेंज और पीरियड पर जो है बात की थी, और हमने ये भी देखा था कि ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन, रेंज और पीरियड होता क्या है। ठीक है, हर एक की हमने बात की थी उसमें, साइन, कास, टेंजेंट, सीकेंट वगैरह की। तो इस एक्सरसाइज में अब यहाँ पर हमने क्या करना है, डोमेन, रेंज और पीरियड पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जिस तरह यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, हमें क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि फाइंड द डोमेन, रेंज एंड पीरियड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो हमें जो पार्ट्स करने हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, ये पहला, दूसरा, चौथा और 9th पार्ट जो है ये हमने इसमें करने हैं। इनका डोमेन, रेंज और पीरियड मालूम करना है। ठीक है, तो चलते हैं पहले पार्ट की सॉल्यूशन की तरफ कि 3 sin 3x का डोमेन, रेंज और पीरियड क्या होगा। तो 3 sin 3x का डोमेन मालूम करने के लिए आपको ये याद रहना चाहिए कि sin x का डोमेन क्या था। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो देख सकते हैं इससे पिछली, जिसमें हमने डोमेन और रेंज ऑफ ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर बात की थी। तो वहाँ पर हमने मालूम किया था कि डोमेन ऑफ sin x जो होता है वो ऑल रियल नंबर्स होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें 3 sin 3x का डोमेन मालूम करना है। तो ये बात भी याद रखें कि डोमेन में जो है, तो अगर यहाँ पर sin x की बात थी, अब यहाँ पर 3 sin 3x की बात है, तो चूंकि साइन का डोमेन तो ऑल रियल नंबर है तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली बाकी क्वेश्चन में जिन ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन ऑल रियल नंबर्स नहीं होगा, तो दो बातें आपने याद रखनी है। एक कि जो कोई नंबर अगर एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो उसका असर होता है डोमेन पर, क्योंकि डोमेन असल में इनपुट वैल्यूज़ है, जो वैल्यूज़ हम पुट करते हैं, यानी कि x की वैल्यूज़ हम पुट करते हैं। इसी वजह से अगर x के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हुआ हो एंगल में ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, तो उसका असर लाजमी डोमेन पर पड़ेगा। ठीक है, और जो बाहर वाला नंबर होगा उसका डोमेन पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वो असर करेगा रेंज पर। क्योंकि रेंज कौन सी वैल्यूज़ होती है, आउटपुट वैल्यूज़ होती है। जो कोई फंक्शन हमें पुटिंग करने के बाद जब हम उसमें इनपुट कर ले वैल्यूज़, और फिर वो आउटपुट में जो वैल्यूज़ देगा वो रेंज की वैल्यूज़ होती है। तो यहाँ से आपने दो बातें बस जहन में बिठा देनी है कि कोई अंदर एंगल के साथ नंबर आ जाए तो उसका असर होगा डोमेन पर, और कोई बाहर नंबर मल्टीप्लाई हो जाए तो उसका असर होगा रेंज पर। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने 3 sin 3x का डोमेन भी ऑल रियल नंबर्स लिखा है। उसकी वजह यह है कि साइन और कास का डोमेन चूंकि ऑल रियल नंबर्स है, तो ऑल रियल नंबर्स वो सबसे बड़ा सेट होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, चाहे नंबर मल्टीप्लाई हुआ हो अंदर या ना हुआ हो। ठीक है, तो आपने यहाँ से ये बात भी जहन में रख लेनी है कि अगर कोई क्वेश्चन हो जिसमें साइन और कास की डोमेन की बात की गई हो, तो चाहे उसके साथ वो किसी भी तरह का आया हो, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हुआ हो, साइन और कास का रेंज डोमेन हमेशा ऑल रियल नंबर्स ही रहेगा। ठीक है, इसी वजह से 3 sin 3x का डोमेन जो हुआ वो ऑल रियल नंबर्स हुआ। अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज ऑफ साइन एक्स अगर आपको याद हो टेबल से, तो वो -1 से लेकर 1 तक होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, रेंज ऑफ 3 sin 3x मालूम करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर लिखा है कि रेंज ऑफ sin 3x विल आल्सो बी -1 to 1, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि कोई नंबर अंदर एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो उसका रेंज पर असर नहीं होगा, उसका असर डोमेन पर होगा। इसीलिए sin x का रेंज अगर -1 से लेकर 1 तक है तो sin 3x का रेंज भी ये होगा। फिर मैंने लिखा है कि रेंज ऑफ 3 sin 3x, असल में तो हमें इसका रेंज मालूम करना था, तो इस अंदर वाले नंबर का तो रेंज पर असर नहीं होगा, लेकिन ये जो नंबर है जो बाहर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, ये इसका रेंज पर असर होता है। इसी वजह से -1 से लेकर 1 तक की जगह मैंने रेंज को क्या बना दिया है, -3 से लेकर 3 तक, यानी कि 3 मैंने इस रेंज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो वो -3 से लेकर 3 तक आएगा फिर। ठीक है, तो ये किसकी वजह से रेंज चेंज हुआ, जो बाहर नंबर आया है। और इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ कि सपोज़ करें अगर हम sin 90 की वैल्यू को कैलकुलेट करें। ठीक है, तो sin 90 की वैल्यू हमारे पास आती है 1। अब इसी sin 90 की वैल्यू के साथ अगर आप ऐसा करें कि 3 मल्टीप्लाई कर दे और 3 sin 90 की वैल्यू कैलकुलेट कर दे, तो फिर वो आपको 1 की जगह पर 3 देगा। यानी कि नॉर्मली तो साइन और कास हमें 1 से ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं दे सकते, लेकिन जब बाहर मैंने इसके साथ 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर ये हमें 3 वैल्यू दे रहा है, जो 3 sin 90 है। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो बाहर नंबर्स होते हैं उनकी वजह से रेंज चेंज होता है। इसी वजह से जो वैल्यू हमें 1 मिल रही थी फिर वो 3 बन गई, तो ये रेंज -1 से लेकर 1 तक की जगह -3 से लेकर 3 तक का बन गया। ठीक है, अगर यहाँ पर 4 होता तो फिर -4 से लेकर 4 तक रेंज को हमने लिख लेना था। अब डोमेन और रेंज के बाद बात करते हैं पीरियड की। पीरियड के बारे में मैंने आपको 2 रिजल्ट्स बताए थे। ठीक है, उस पर भी एक वीडियो है इससे पहले, तो आप वो चेक कर सकते हैं बेहतर समझने के लिए। तो उसमें भी मैंने आपको 2 बातें बताई थी पीरियड में, कि पीरियड में होता क्या है, जो अंदर नंबर होता है
उसका पीरियड पर असर होता है और जो बाहर नंबर होगा उसका पीरियड पर असर नहीं होता। वो मैंने आपको एक एग्जांपल्स की मदद से समझाया भी था। तो पहले तो ये बात यहाँ पर याद रखनी है, हमने 3 sin 3x का पीरियड मालूम करना है। लेकिन पहले sin x का पीरियड अगर आपको याद हो तो वो हमारे पास क्या होता था, 2 पाई होता था। अब जब साइन का पीरियड 2 पाई है तो 3 sin 3x का पीरियड अगर हम मालूम करेंगे तो ये 3 तो असर नहीं करेगा पीरियड पर। पीरियड और डोमेन में ये बात याद रखिए कि दोनों पर अंदर की वैल्यूज़ जो है वो डिपेंड करेगी, जो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाए। तो अब ये जो 3 होगा उसको हम पीरियड पर डिवाइड करेंगे, क्योंकि अगर आपको वो रिज़ल्ट याद हो तो मैंने कहा था कि पीरियड आप एफ ऑफ के एक्स जो होता है वो बराबर होता है पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई के के। यानी कि अगर एक्स के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हुआ हो तो उस पर हम पीरियड को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर एक्स के साथ कौन सा नंबर आया है, 3 आया है, तो इसी वजह से पीरियड 2 पाई डिवाइड बाई 3 बन गया। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमने 3 sin 3x का जो है डोमेन, रेंज और पीरियड तीनों चीज़ें मालूम कर ली है। आप इसका एक नज़र जायज़ा लें और उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो जो बाकी क्वेश्चन है इस पर फिर मज़ीद बातें करते हैं उसमें। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट यानी कि टेंजेंट 1/2x की। ठीक है, अब हमें इसका डोमेन, रेंज और पीरियड जो है वो मालूम करना है। तो देखते हैं कि इससे हमारे पास क्या आएगा। सबसे पहले हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि टेंजेंट x का डोमेन क्या था, तो फिर उसकी मदद से हम टेंजेंट 1/2x का डोमेन मालूम करेंगे। तो अगर आपको याद हो तो टेंजेंट का जो डोमेन हमारे पास होता था वो ये था, टेबल से इसको आपने याद कर लेना है कि ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट x सच दैट x इज इक्वल टू 2n + 1 π/2, क्योंकि 2n + 1 π/2 यानी कि 8 मल्टीपल्स ऑफ π/2 पर कास की वैल्यू 0 आती थी। इसी वजह से टेंजेंट की वैल्यू इस पर अनडिफाइन आती है। तो जब टेंजेंट इन वैल्यूज़ पर अनडिफाइन है तो ऑल रियल नंबर्स के सेट में से हमें ये वैल्यूज़ जो है वो निकाल देनी है। तो इसी वजह से टेंजेंट का डोमेन इस तरह से था। अब हमें टेंजेंट 1/2x का डोमेन मालूम करना है। तो बात यह है कि x के साथ अंदर नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि इसका डोमेन पर असर होगा। अगर बाहर नंबर मल्टीप्लाई होता तो फिर डोमेन चेंज ना होता, लेकिन चूंकि अंदर 1/2 मल्टीप्लाई हुआ है x के साथ, इसका मतलब है कि डोमेन पर असर पड़ेगा। अब डोमेन कैसे मालूम करेंगे इसका? तो इसके लिए स्टेप ये होता है ना, नहायत ही आसान तरीका है कि इस डोमेन में जो टेंजेंट का डोमेन था उसमें इस एंगल की जगह, क्योंकि वहाँ पर एंगल x था तो इसी वजह से यहाँ पर भी x था, तो उस x की जगह हमने रिप्लेस कर लेना है 1/2x को। तो आप लोग देख रहे हो कि मैंने सिर्फ इतना किया है कि x की जगह पर 1/2x को रिप्लेस कर दिया है, बाकी कोई चीज़ चेंज नहीं होगी, सब कुछ अपनी जगह पर आएगा। ठीक है, ये पहला स्टेप हुआ। अब दूसरा स्टेप हमने ये करना है कि इसी 1/2x को हमने वापस जो है उसमें से अगर चेंजेस आए हैं तो उनको ख़त्म करके वापस x को अकेला छोड़ना है हमने। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये किया कि ये जो 1/2 था इसको मैं दूसरी साइड पर ले गया, या 2 को दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर दे, इस तरह भी कर सकते हैं। तो इक्वेशन की दोनों साइड पर 2 को मल्टीप्लाई कर देने से यहाँ पर ये 2 ख़त्म हो जाएगा और इस तरफ यहाँ पर 2 मल्टीप्लिकेशन में आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में ऐसा हो जाएगा कि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास डोमेन ऑफ टेंजेंट 1/2x जो है वो आ जाएगा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट x सच दैट x इज इक्वल टू 2n + 1 पाई। तो अब डोमेन जो है इसका वो चेंज हो गया है। आप लोग यहाँ से देख रहे हो कि हमारे पास डोमेन में चेंज आ गया है। तो ये था डोमेन मालूम करने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आपको और भी समझ आ जाएगी अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो। अब बात करते हैं रेंज की। टेंजेंट का जो रेंज था और कोटेंजेंट और टेंजेंट का रेंज बराबर होता था, मतलब रेंज में दो फंक्शन के रेंज बराबर थे। साइन कास का रेंज बराबर था, -1 से लेकर 1 तक होता था। टेंजेंट को टेंजेंट का रेंज ऑल रियल नंबर था और सीकेंट को सीकेंट का रेंज बराबर था। उस पर भी बात करेंगे अगर किसी क्वेश्चन में आ गया तो। अब रेंज ऑफ टेंजेंट x और कोटेंजेंट x ऑल रियल नंबर्स होता है। तो याद रखें, जिस तरह मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया साइन के क्वेश्चन में कि चूंकि साइन और कास का डोमेन ऑल रियल नंबर्स होता है तो उसमें कभी कोई फ़र्क नहीं आएगा चाहे किसी भी तरह का फंक्शन आ जाए। तो यही बात टेंजेंट और कोटेंजेंट के रेंज के लिए है। इनके साथ भी कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए तो इनका रेंज हमेशा ऑल रियल नंबर्स ही रहना है। तो इसी वजह से जब रेंज ऑफ टेंजेंट x ऑल रियल नंबर है तो रेंज ऑफ टेंजेंट 1/2x भी ऑल रियल नंबर्स ही है, इसमें असर नहीं पड़ेगा इस पर। ठीक है, फिर बात करते हैं पीरियड की। तो टेंजेंट का पीरियड अगर आपको याद हो तो वो हमारे पास बराबर था पाई के।
ठीक है। यहाँ पर हमने टेंजेंट 1/2x का पीरियड मालूम करना है, तो मतलब पीरियड पर असर पड़ेगा क्योंकि x के साथ अंदर नंबर मल्टीप्लिकेशन में आया है और नंबर क्या है 1/2। तो हमने उस फार्मूले के मुताबिक इस पीरियड को 1/2 पर डिवाइड कर लेना है। इसी वजह से यहाँ पर मैंने लिखा कि 5 डिवाइड बाई 1/2। अब नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा कि 5 मल्टीप्लाई बाई ये 1/2 रेसिप्रोकल में हो जाएगा 2/1। तो इसका मतलब कि पीरियड आप टेंजेंट 1/2x जो है वो हमारे पास क्या आया है 2 आ गया, ठीक है। तो ये टेंजेंट 1/2x का डोमेन, रेंज और पीरियड हमने मालूम कर लिया है। आप इसका जायज़ा ले, जहाँ पर समझ नहीं आई तो दोबारा से इसको देख ले एक बार और वीडियो को रिवाइंड करके जो कुछ मैंने कहा इसको एक बार फिर सुने। इतना मुश्किल नहीं है, सारे क्वेश्चंस का तरीका तकरीबन एक ही जैसा है, बस सिर्फ आपको टेबल से इनके वो डोमेन और रेंज और पीरियड का याद रखना ज़रूरी है, बाकी इसमें कुछ मुश्किल नहीं होता ज़्यादा। तीसरा जो क्वेश्चन हमें करना है वो पार्ट नंबर 4 है, यानी कि cos 4x। अब हम cos 4x का डोमेन, रेंज और पीरियड मालूम करेंगे। तो सबसे पहले ये तो हमें पता है कि डोमेन ऑफ cos x जो होता है वो ऑल रियल नंबर्स होता है, तो इसी वजह से डोमेन ऑफ cos 4x भी ऑल रियल नंबर होगा। आप कहेंगे कि इसमें तो मल्टीप्लिकेशन में अंदर नंबर आया है 4, तो फिर क्यों डोमेन चेंज नहीं हुआ? तो जब ऑल रियल नंबर्स हो तो उसमें चेंज नहीं आता। साइन और कास का डोमेन हमेशा ऑल रियल नंबर्स ही रहेगा, चाहे कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए। फिर बात है रेंज की। रेंज ऑफ cos x भी -1 से लेकर 1 तक था। रेंज ऑफ साइन और कास बराबर होते हैं इसी वजह से। तो यहाँ पर रेंज ऑफ cos 4x फिर क्या हो जाएगा, चूँकि बाहर कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं हुआ, नंबर अंदर मल्टीप्लाई हुआ है जिसका रेंज पर असर नहीं होता। अगर यहाँ पर बाहर कोई नंबर मल्टीप्लाई होता, 4 मल्टीप्लाई होता, तो फिर इसको मैं -4 से लेकर 4 तक करता, लेकिन ऐसा तो नहीं है, बाहर कोई नंबर नहीं है, इसी वजह से रेंज चेंज नहीं होगा, वो -1 से लेकर 1 तक ही रहेगा। फिर बात है पीरियड की, ठीक है। तो पीरियड ऑफ cos x जो था हमारे पास 2 के बराबर था। यहाँ पर हम मालूम कर रहे पीरियड ऑफ cos 4x, तो चूंकि x के साथ 4 मल्टीप्लाई हुआ है अंदर, इसी वजह से इस 4 को हम इस 2 पर डिवाइड कर लेंगे, तो इसका पीरियड बन जाएगा 2π/4, और या उसको हम सिंपल π/2 भी लिख सकते हैं। पार्ट नंबर 9 में हमें secant π/4x का डोमेन, रेंज और पीरियड मालूम करना है, तो चलिए इसकी तरफ चलते हैं। अब सबसे पहला स्टेप मैंने लिखा है डोमेन ऑफ secant x, जो कि हमारे पास बराबर है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट x सच दैट x इज इक्वल टू 2n + 1 π/2। तो पहली बात आपके जहन में ये आएगी कि ये तो टेंजेंट का डोमेन था, तो टेंजेंट और secant का डोमेन इक्वल होता है, क्योंकि secant 1/x cos x के बराबर है और टेंजेंट sin बाई cos के बराबर है। तो secant और टेंजेंट दोनों तब अनडिफाइन होते हैं जब cos 0 होता है, इसी वजह से इनका डोमेन जो है वो बराबर है। cos 0 तब होता है जब हमारे पास 8 मल्टीपल्स ऑफ π/2 आ जाए, ठीक है। तो secant और टेंजेंट जो होते हैं इनका डोमेन हमारे पास इसी वजह से इक्वल होता है। तो अब यहाँ पर हमें डोमेन ऑफ secant x तो पता है, तो डोमेन ऑफ secant π/4x हमने मालूम करना है। तो डोमेन पर असर पड़ेगा क्योंकि x के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, π/4 मल्टीप्लाई हुआ है। तो जो तरीका मैंने आपको समझाया था, इस x की जगह मैं रिप्लेस कर दूंगा क्या, π/4x। तो मैंने यहाँ पर x की जगह π/4x रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट स्टेप हमें ये करना होगा कि इस π/4 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये रेसिप्रोकल में चला जाएगा और π/4 की जगह ये बन जाएगा 4/π। और फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर ये π कैंसिल हो जाएंगे, 2 2s are 4। तो हमारे पास जो डोमेन आ रहा है वो अगर 2 इनके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो वो हमारे पास 4n + 2 बन जाता है। इसका मतलब कि जो secant π/4x का डोमेन है वो हमने मालूम कर लिया, और वो हमारे पास क्या आ रहा है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट x सच दैट x इज इक्वल टू 2n + 1 x इज इक्वल टू 4n + 2। तो ये इसका डोमेन बना। अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज ऑफ secant और कोसेकेंट जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो secant का रेंज अगर आपको याद हो तो वो हमारे पास था y <= -1 एंड y > 1, यानी कि -1 और उससे कम सारी वैल्यूज़ और 1 और उससे ज़्यादा सारी वैल्यूज़, ये secant x का रेंज था। अब हमें मालूम क्या करना है, secant π/4x का रेंज। लेकिन एक बार फिर यहाँ पर secant के साथ
यहाँ पर सीकेंड के साथ कोई नंबर बाहर मल्टीप्लाई नहीं हुआ अगर आप देखें, तो इसका मतलब कि रेंज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जो सीकेंड एक्स का रेंज होगा वही सीकेंड पाई बाई 4x का रेंज होगा। तो यही वजह है कि सीकेंड पाई बाई 4x का रेंज जो हमारे पास है वो है y लेस देन आर इक्वल टू -1 एंड y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, यानी कि चेंज नहीं हुआ। और अगर आप इस रेंज को इंटरवल के फॉर्म में लिखना चाहे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -∞ से लेकर -1 तक क्लोज इंटरवल इसीलिए क्योंकि -1 शामिल है, और फिर यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि ये सपोज़ हमारे पास नंबर लाइन है, इस तरफ +∞ होती है, इस तरफ -∞, ये 0, ये 1 और ये -1। तो जो सीकेंड का हमारे पास रेंज है वो यहाँ से लेकर सारी वैल्यूज़ और 1 से लेकर बड़ी सारी वैल्यूज़, तो इसी वजह से -∞ से लेकर -1 तक और फिर 1 से लेकर +∞ तक ये इस तरह से होता है। तो दरमियान में हमने इसी वजह से यूनियन लिखा है क्योंकि ये वैल्यूज़ इनके रेंज में शामिल नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारे पास रेंज ऑफ सीकेंड पाई बाई 4x आया, चेंज नहीं हुआ, नहायत ही आसान था। जब बाहर नंबर मल्टीप्लाई होता तो तब हम उसको चेंज करते। अब आपके जहन में ये सवाल ऑब्वियसली आएगा कि अगर बाहर नंबर आता तो ये चेंज कैसे होता। तो सपोज़ अगर यहाँ पर ये 2 आता ना बाहर, तो फिर हम इसको लिखते y लेस देन आर इक्वल टू -2 एंड y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। जो भी नंबर आता बस वो इनके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं इन वैल्यूज़ के साथ। ठीक है, अब पीरियड की बात करते हैं। तो सीकेंड एक्स का जो हमारे पास पीरियड था वो बराबर था 2 पाई के। पीरियड हमारे पास कास साइन सीकेंड को सीकेंड का 2 पाई था और कोटेंजन और टेंजन का पाई होता था। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पीरियड मालूम करना है सीकेंड पाई बाई 4x का। तो सीकेंड पाई बाई 4x का पीरियड क्या होगा, हम 2 पाई को इस पाई बाई 4 पर डिवाइड कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 4 और पाई हो जाएगा, इसका रिसिप्रोकल हो जाएगा, तो पाई पाई कैंसिल और 2 4 ज़ार 8 आता है। यानी कि पीरियड ऑफ सीकेंड पाई बाई 4x जो हमारे पास आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, 8 के बराबर। तो ये हमारे पास सीकेंड का पीरियड हुआ, डोमेन और रेंज सब कुछ हमने मालूम कर लिया है इसका। नेक्स्ट एक टॉपिक है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ सर्टेन ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसमें है कि इन दिस सेक्शन वी आर कंसर्न विद फाइंडिंग द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ ए फंक्शन ऑफ द टाइप। तो 4 टाइप्स के फंक्शन दिए गए हैं, a प्लस बी साइन थीटा, a प्लस बी कास थीटा, a प्लस बी साइन सी थीटा प्लस डी और a प्लस बी कास सी थीटा प्लस डी। और आपको इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ मालूम करनी होगी। और ये बात याद रखें कि इन चारों की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ एक जैसी आती है। ठीक है, उसकी वजह क्या है वो मैं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब फिर क्या है, इन द रिसिप्रोकल्स ऑफ द अबव, और इनके रिसिप्रोकल्स की भी हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ मालूम करनी है। वेयर a b c and d आर रियल नंबर्स। बिफोर डूइंग सो we recall that the term a in the above functions allow for a vertical shift in the graph of the function। ये फिर मैं आपको अगली वीडियोस में समझाऊंगा कि इनका मतलब क्या है, ग्राफ्स में फिर आपको बताऊंगा। The term b in the function allows for amplitude variation of the function। Now to find the maximum and minimum for sine and cosine function, we only need to remember that the maximum and minimum for both sine theta and cos theta are 1 and -1 respectively। ये हमें पहले से पता है और इसके रेंज से हमें पता है। मैंने आपको कहा था कि साइन और कास का रेंज होता है -1 से लेकर 1 तक, यानी साइन और कास की जो सबसे बड़ी वैल्यू आ सकती है वो 1 होती है और जो सबसे छोटी वैल्यू आ सकती है वो -1 है। ठीक है, तो फिर क्या है, कंसिडर टाइप्स 1 and 2 above। दिस फंक्शन रीच इट्स मैक्सिमम व्हेन बोथ साइन एंड कास आर एट द मैक्सिमम, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कास थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब ये बना कि इन फंक्शन कि मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब इसमें हम साइन और कास की सबसे बड़ी वैल्यू पुट करें, और साइन और कास की सबसे बड़ी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। इसी वजह से यहाँ पर है कि सो द मैक्सिमम ऑफ a प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू a प्लस बी मॉड इनटू मैक्सिमम ऑफ साइन थीटा, और उसकी जगह 1 लगाया गया है। तो फिर हमारे पास जो फार्मूला आया है वो है a प्लस बी मॉड, यानी कि इन चारों की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो होगी a प्लस बी मॉड। ठीक है, क्योंकि साइन कास और साइन सी थीटा प्लस डी और कास सी थीटा प्लस डी की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। आपके जहन में ऑब्वियसली ये बात आएगी कि साइन सी थीटा प्लस डी की मैक्सिमम वैल्यू की 1 है, साइन थीटा की तो 1 है, वो तो ठीक है। तो उसकी वजह ये है ना कि साइन सी थीटा प्लस डी में भी
रेंज इसका साइन थीटा के ही बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि सी थीटा प्लस डी का मतलब कि डोमेन इसका चेंज हो सकता है सी और डी की वजह से, लेकिन रेंज साइन और साइन सी थीटा प्लस डी का एक जैसा होगा। रेंज बाहर की वैल्यू पर डिपेंड करता है, तो इसी वजह से साइन और साइन सी थीटा प्लस डी की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही आएगी। दोनों की मैक्सिमम वैल्यू एक जैसी होगी क्योंकि इनका रेंज एक जैसा है। तो यही वजह है कि इन और साइन और कास का चूंकि रेंज बराबर होता है, तो इन चारों फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यूज़ होगी वो होगी ए प्लस बी मॉड। ए बी कुछ भी हो सकता है, वो हम क्वेश्चन में चेक करेंगे कि हमें ए और बी की जगह कौन सी वैल्यूज़ दी गई है। फिर बात करते हैं मिनिमम वैल्यूज़ की। सिमिलरली द मैक्सिमम ऑफ ए प्लस बी का थीटा इज इक्वल टू ए प्लस बी मॉड, वो तो मैंने आपको बता दिया। दिस फंक्शन रीच इट्स मिनिमम व्हेन बोथ साइन एंड कास आर एट द मिनिमम, और साइन और कास की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। सो द मिनिमम ऑफ ए प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए प्लस बी मॉड इनटू मिनिमम ऑफ साइन थीटा। तो इस मिनिमम ऑफ साइन थीटा की जगह हम क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे, तो ये फार्मूला आ जाएगा ए माइनस बी मॉड। जिस तरह आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ए प्लस बी मॉड और -1 पुट कर देने के बाद ये हमारे पास बराबर आ गया ए माइनस बी मॉड। तो इसका मतलब हुआ सो द मिनिमम ऑफ ए प्लस बी का थीटा इज इक्वल टू ए माइनस बी मॉड, और साइन ए प्लस बी साइन थीटा का मिनिमम भी ए माइनस बी मॉड आएगा। यानी कि वो चारों फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी मॉड होगी और मिनिमम वैल्यू जो होगी वो ए माइनस बी मॉड होगी। तो बस आपको ये दो बातें याद रख लेनी है, तो फिर हम इस पर क्वेश्चंस करते हैं, वहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में आपको नज़र आ रहा है, कहा जा रहा है कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। पार्ट 1 में है कि y इज इक्वल टू -2 + 1/2 साइन इंटू 1/3 थीटा प्लस 2। इसकी पहले मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मालूम करते हैं कि ये किस तरह से आएगी हमारे पास। तो फंक्शन हमें दिया गया है y इज इक्वल टू -2 + 1/2 साइन 1/3 थीटा प्लस 2। इसको पहले हमने कंपेयर कर लेना है y इज इक्वल टू ए प्लस बी साइन सी थीटा प्लस डी के साथ, क्योंकि ये उस फॉर्म में आया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप अंदाज़ा लगाए तो a की जगह हमारे पास -2 आया है और b की जगह जो है वो हमारे पास +1/2 आया है। साइन का आपने ख्याल रखना है, यहाँ पर पॉजिटिव है, b की वैल्यू तो मैंने पॉजिटिव ली है। अब इसके बाद हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू का जो फार्मूला था वो इसको मैंने कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया, तो वो a प्लस बी मॉड आ रहा था हमारे पास। ठीक है, तो a और b की वैल्यू पुट कर देंगे तो -2 + 1/2 मॉड हो जाएगा। अगर हम इसका 2 LCM लेंगे तो -4 + 1/2 आ जाएगा। यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की आ रही है वो क्या है? -3/2 है। यानी कि इसमें आपको सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या थी? a प्लस बी मॉड थी, उससे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। फिर बात करते हैं मिनिमम वैल्यू की। मिनिमम वैल्यू हमारे पास a माइनस बी मॉड आ रही थी, तो -2 -1/2 मॉड हो जाएगा। LCM लेने के बाद ये -4 -1/2 आ जाएगा यहाँ से, और फिर इसके बाद -4 -1/2 हमारे पास इक्वल होता है -5/2 के। मतलब ये बना कि जो फंक्शन हमें दिया गया था उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास -3/2 आ रही है, और जो मिनिमम वैल्यू है तो वो क्या है? वो -5/2 आ रही है। ठीक है, अब लास्ट जो क्वेश्चन बाकी है वो है हमारे पास 3rd नंबर, यानी कि y इज इक्वल टू 1/19 - 10 साइन 3 थीटा -45, और इसकी भी हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मालूम करनी है। तो याद रखें, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो होगी वो उस पिछले पार्ट से चेंज होगी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन हमें दिया गया है ये उस टाइप का फंक्शन नहीं है, बल्कि उसका रेसिप्रोकल है। ये 1/, फॉर्म में दिया गया है, तो इसके लिए हम वो फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन वो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। उसकी वजह क्या है मैं आपको समझाता हूँ। फिर सबसे पहले हम ऐसा करते हैं ना, जो फार्मूले हमारे पास थे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए, वो इस फंक्शन के लिए नहीं थे, बल्कि वो इसके रेसिप्रोकल वाले फंक्शन के लिए थे। तो हम कंसिडर कर लेते हैं y डैश इज इक्वल टू 19 - 10 साइन 3 थीटा -45, यानी कि मैंने इस गिवन फंक्शन का रेसिप्रोकल ले लिया। ठीक है, फिर उसके बाद इस रेसिप्रोकल वाले फंक्शन को हम कंपेयर कर लेंगे। अब ये हमारे पास पिछले क्वेश्चन की तरह बन गया है ना, तो इसको कंपेयर कर लेंगे a प्लस बी साइन सी थीटा प्लस डी के साथ। तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी? 19, और b की वैल्यू -10 आ जाएगी। तो a और b की वैल्यूज़ के बाद यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने मैक्सिमम और मिनिमम नहीं लिखा, बल्कि मैंने m जो a प्लस बी मॉड के बराबर था उसको पहले मालूम कर दिया। तो 19 + -10 मॉड आ जाएगा, जिसका
का मतलब कि 19 प्लस 10 आ जाएगा, मार्ट की वजह से नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और ये बराबर आ जाएगा 29 के। इसी तरह स्मॉल m a माइनस b मार्ट हो जाएगा यानी कि 19 माइनस 10 मार्ट, और वो 19 माइनस 10 यानी कि 9 के बराबर आ जाएगा। तो इसको मैंने मैक्सिमम और मिनिमम इसलिए नहीं कहा ना कि चूंकि हमें गिवन क्वेश्चन रेसिप्रोकल दिया गया है इस टाइप के फंक्शन का, तो उसके लिए ये 29 और 9 तो उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ नहीं हो सकती, उसकी ये वैल्यूज़ है ही नहीं। तो हमने क्या करना है, उस गिवन फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ कैसे मालूम करेंगे। ये तो हमने इस फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम मालूम की, लेकिन हमें इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ चाहिए, तो जो कि इसका रेसिप्रोकल है। तो हम इन वैल्यूज़ को भी इनका भी रेसिप्रोकल ले लेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ का। तो एक हमारे पास 1/29 वैल्यू हो जाएगी और दूसरी 1/9 हो जाएगी। तो अब 1/9 और 1/29 को अगर आप देखें तो मैक्सिमम वैल्यू इनमें से क्या है, वो 1/9 है, और जो मिनिमम वैल्यू है तो वो क्या है, वो 1/29 है। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ हो गई उस गिवन फंक्शन की। तो इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हमें ये फंक्शन दिया गया था, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ मालूम करनी थी, लेकिन ये हम नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए हमारे पास फार्मूला नहीं था। तो हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, फिर उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ मालूम की, और फिर मालूम करने के बाद उनको दोबारा से उन वैल्यूज़ को जो है 1 ओवर फॉर्म में लिख दिया, 1/29 और 1/9 लिख दिया। तो जो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आई थी वो रेसिप्रोकल में मिनिमम हो जाएगी, 1/29 कम हो गई 1/9 से। इसी वजह से मैक्सिमम वैल्यू मैंने 1/9 लिखी है और मिनिमम वैल्यू 1/29 लिखी है।